हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम चैप्टर 3 में कोरिलेशन के बारे में पढ़ लिए। कोरिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। कोरिलेशन के हम सभी मेथड्स को पढ़ लिए। अब यूनिट 3 का सेकंड पार्ट में जाने का टाइम आ गया है, जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। तो आज का टॉपिक हमारा होगा रिग्रेशन एनालिसिस। आज और आने वाला 3 से 4 क्लास हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, हम जो कुछ एग्जाम के लिए चाहिए हमें, हम वो सब कुछ रिग्रेशन एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि रिग्रेशन एनालिसिस में सबसे पहला तो समझना यह है कि रिग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिग्रेश करना। रिग्रेश करना मतलब किसी चीज को निकालना, खींच कर निकालना। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे पास कोई डेटा है और तुम उस डेटा के बेसिस पर किसी और डेटा को खींच कर निकाल रहे हो। समझ में आ रहा है बात? मतलब कुछ डेटा के बेसिस पर किसी और डेटा को फाइंड आउट करना, उसको बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। अगर मेरे पास तुम्हारा आधार नंबर है तो मैं तुम्हारे आधार नंबर को यूज करके तुम्हारा लोकेशन फाइंड आउट कर सकता हूं। इसको बोलते हैं बाय यूजिंग आधार नंबर आई कैन रिग्रेस योर लोकेशन। मैं तुम्हारे लोकेशन को रिग्रेस कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। उसी को बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। तो हम यहां क्या करने वाले हैं? यहां हम बेसिकली कुछ डेटा को यूज करके कोई और डेटा को फाइंड आउट करेंगे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमें दोनों डेटा दिया हुआ है, हम दोनों डेटा के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देंगे कि ये क्या होता है तो ये क्या होता है। मान लो दो डेटा एक्स एंड वाई, एक्स क्या होगा तो वाई क्या होगा, एक्स क्या होने से वाई क्या होगा। तो या फिर हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, या फिर हमें एक्स दिया जाएगा और इसके बेसिस पर हम वाई फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार के चीज को हम रिग्रेशन बोलते हैं। या तो हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, या तो हम कुछ डेटा के बेसिस पर कोई और डेटा को फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। क्लियर है बात? आओ पढ़ते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। Regression analysis is a set of statistical procedure for estimating the relationship between, हम दो चीज के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे। एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन एंड मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर ये क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? बचपन में मैथ्स पढ़े थे, याद है? y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। हम क्या करते थे? x अगर 0 होगा तो y 3 होगा, x अगर 1 होगा तो y 5 होगा, x अगर 2 होगा तो ये 7 होगा, x अगर 3 होगा तो ये 9 होगा। करते थे ना बचपन में? याद आया बचपन के दिन? हम यहां क्या कर रहे हैं? हम x के बेसिस, हमें x का वैल्यू दिया गया है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, दिस इज रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, ये इक्वेशन है। मैथ्स के तौर पर ये इक्वेशन है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं। ये एक्स और वाई का रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। वाई का वैल्यू एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करता है। वाई का वैल्यू क्या होगा? एक्स के वैल्यू का दुगना प्लस 3। ठीक है, जो भी एक्स का वैल्यू होगा उसका 2 टाइम्स, उस पे 3 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम x का जो भी वैल्यू लेते हैं हमें y का वैल्यू मिल जाता है। अच्छा, इसमें हम कौन सा वैल्यू अपने मन से लिए हैं? x का वैल्यू या y का वैल्यू? हम x का वैल्यू अपने मन से लिए हैं। जो चीज हम अपने मन का करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम इंडिपेंडेंट है, एक्स इंडिपेंडेंट है, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्स का वैल्यू होगा उसके बेसिस पर y का वैल्यू डिसाइड होगा। y का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता, x का वैल्यू के बेसिस पर y का वैल्यू को डिसाइड किया जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। अगर मैं यहां पर सिचुएशन को बदल दूं,
y माइनस 3/2 इक्वल्स टू x। अगर मैं इसी इक्वेशन को बदल दूं तो अब y के वैल्यू के बेसिस पर x का वैल्यू को डिटरमिन किया जा रहा है। बात समझ रहे हो? y माइनस 3/2 y के वैल्यू के बेसिस पर x का वैल्यू को डिटरमिन किया जा रहा है। क्लियर है बात? तो हमारा पर्टिकुलर इस इक्वेशन में किसका वैल्यू इंडिपेंडेंट होगा? सर x का वैल्यू इंडिपेंडेंट होगा, y का वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। क्लियर है बात? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, समझ में आ गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि हम अपने मर्जी से ले सकते हैं, हम खुद चूज कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल निकल कर आएगा। क्लियर है बात? हां सर, पूरा बेहतरीन तरीके से हमें क्लियर हो गया है बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ रिग्रेशन allows one to confidentially determine which factors matters most, which factor can be ignored and how this factor influence each other। जब हम किसी दो चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, मान लो मैं सेल्स और प्रॉफिट इनके बीच का रिलेशन बना रहा हूं, कितना सेल्स होगा तो कितना प्रॉफिट होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने पड़ेंगे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो जब भी हम किसी दो चीज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे फैक्टर्स से डील करना पड़ता है। कुछ फैक्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ फैक्टर्स जिनको इग्नोर किया जा सकता है, कुछ फैक्टर्स जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। Although lexically the term regression means going back or stepping down, the regression analysis in a statistical tool for measuring the average relationship between any two or more closely related variable। Basically हम किसी दो चीज के बीच का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने को हम बोलते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, यहां पर तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताया है कि रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम कुछ वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जहां कहां कहां पर ये मोस्टली यूज होता है उसके बारे में बताया है। इन एडवांटेजेसली यूज्ड बाय स्टैटिस्टिशियन इन एस्टिमेटिंग द अननोन वेरिएबल ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल से वाई फ्रॉम अ नोन वेरिएबल। स्टैटिस्टिशियन इसको यूज करते हैं एक वेरिएबल के को यूज कर से किसी और वैल्यू का वेरिएबल को फाइंड आउट करने में। दिस टेक्निक एक्सट्रीमली यूज्ड as a formidable instrument in almost all the science, natural science, physical science, social science, particularly in the field of business and economics। हम business और economics में यूज करते हैं, सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट निकालते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पर सेल्स निकालते हैं। तो हम बिजनेस में और इकोनॉमिक्स में बहुत सारा इस तरीके का एनालिसिस करते हैं। क्लियर है बात? चले आगे। यस सर, रिग्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया। अब कौन डेवलप किया था? दिस टेक्निक वॉज डेवलप बाय ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन सर फ्रांसिस गेल्ट्रॉन। क्या है नाम? फ्रांसिस गेल्ट्रॉन, याद रखना है ऑथर का नाम। इन 1877 इन कोर्स ऑफ हिज स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, वो एक एनालिसिस किया था कि पापा का हाइट कितना होगा तो बच्चे का हाइट कितना होगा। और उसे क्या मिला? उसे मिला that all tall fathers will have tall sons। अगर फादर टॉल हैं तो उनके सन भी टॉल होते हैं। एंड शॉर्ट फादर विल हैव शॉर्ट सन्स। क्लियर है बात? that an average height of tall father son will be less than average height of their fathers, that the average height of short father son will be more than the average height of their fathers। ये उसका एनालिसिस का फाइंड आउट। बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो दो चीज के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहा है कि पापा का हाइट अगर लंबा है तो बच्चे का हाइट क्या होगा, पापा का एवरेज हाइट और बच्चे का एवरेज हाइट। ये वो एक रिलेशनशिप फाइंड, ऐसा तुम कोई भी चीज के बीच में कर सकते हो। प्रॉफिट एंड सेल्स, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल एंड पेट्रोल कंज्यूम्ड। जो बाइक चलाते हो तुम, स्कूटी चलाते हो, कितना डिस्टेंस पर कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ, किस स्पीड पर चलाओगे तो कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज ही रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट होता है। यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर दिया है, तुम कोई भी एग्जांपल लेकर एग्जाम में समझा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। और भी ऐसे एग्जांपल्स भी दिए होंगे यहाँ पे, दैट द डेविएशन ऑफ मीन हाइट ऑफ सन विल बी लेस देन द डेविएशन ऑफ मीन हाइट ऑफ द फादर फ्रॉम द मीन हाइट ऑफ द रेस, or that when the father height move above or below the mean, the son height tends to go back, regress towards the mean. Professor Galton studied the average relationship between above two variable height of father and height of son graphically and named the line describing a relationship a line of regression. Basically वो क्या किया, एक स्टडी किया, स्टडी करके एक डायग्राम बनाया था। इस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही काम का है कि ये जो प्रोफेसर है उसका ईयर कब ये एनालिसिस किया था 1877 में, और उसने क्या एनालिसिस किया, वो रिग्रेशन को एनालिसिस करके हाइट ऑफ द फादर एंड हाइट ऑफ द सन के बेसिस पर वो रिग्रेशन लाइन को डेराइव किया था। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ रिग्रेशन। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और नॉर्मली रिग्रेशन से तुम्हें बता रहा हूं थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नॉर्मली रिग्रेशन वाले चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से जो हम अभी पढ़ रहे हैं रिग्रेशन, यहाँ से नॉर्मली प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही लेस एक्सपेक्टेड है, थ्योरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला, इट्स कंसिस्ट ऑफ मैथमेटिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू मेजर द एवरेज रिलेशनशिप, not the exact, the average relationship between two or more closely related variable. नॉर्मली हम दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में एनालिसिस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। It is used for estimating the unknown values of some dependent variable with reference to known value of related independent variable. हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यूज पता होगा, नोन वैल्यूज, इसको यूज करके हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वैल्यू का वेरिएबल को फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लिए थे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, हम टेबल में पहले हमें पता होता है x और y में x 0 होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका वैल्यू हमें पता है 0। इसको यूज करके हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट वैल्यू का वेरिएबल को फाइंड आउट किए, जो कि होगा 3। अगर ये 1 है तो हमें इंडिपेंडेंट वैल्यू x का मतलब पता है 1 है। अब अगर ये 1 है तो ये कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये होगा 5। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम रिग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तीसरा, इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रेडिक्टिंग और फोरकास्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज ऑफ द अनदर वेरिएबल। हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक वैल्यू को यूज करके फोरकास्ट करते हैं कि दूसरा वैल्यू क्या होगा। मैं बता रहा हूं सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स अगर 100 CR का होगा तो प्रॉफिट 2 CR का होगा। सेल्स अगर 200 CR का होगा तो प्रॉफिट 3 CR का होगा, या 5 CR का होगा। सेल्स अगर 300 CR का होगा तो प्रॉफिट 8 CR का होगा। बताओ, सेल्स अगर 400 करोड़ का होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? अंधा भी बता सकता है 11 करोड़ का होगा। ठीक है, कैसे पता चला? यू हैव डन द फोरकास्टिंग, तुमने इसको देखते हुए इसका वैल्यू को फोरकास्ट किया। यही तो है रिग्रेशन, यही तो है रिग्रेशन। क्लियर है बात? तो ये इतना आसान है, जितना आसान दिख रहा है इतना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तब माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइन ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन हम नॉर्मली बनाते हैं, x ऑन y एंड y ऑन x। नॉर्मली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हम एग्जांपल लिए थे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। दिस इक्वेशन इज नोन एज x ऑन y। हमें x का वैल्यू पता होगा, हम y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x ऑन y ये है। मैं इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, y माइनस 3/2 इक्वल्स टू x। मैं क्या किया, सेम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दिया। बचपन का मैथ्स है, नहीं आता है तो पढ़ाई छोड़ दो, अभी भी मौका है। ठीक है, आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया कि सर इससे ये कैसे आया, तो अभी भी मौका है, पढ़ाई छोड़कर संन्यास ले लो, किसी पहाड़ में चले जाओ, झरना के पास में बैठकर तपस्या करो। ठीक है, देखो ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन को मैं किस में कन्वर्ट कर दिया, y ऑन x। क्लियर है बात? तो हम यहां पर 2 पढ़ेंगे इक्वेशन, एक x ऑन y और दूसरा सेम इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे y अपन x में। क्लियर है बात? ठीक है, तो हो सकता है ये बात, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे चले। यस सर। यूटिलिटीज एंड लिमिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यूटिलिटीज में बुक में बहुत सारे पॉइंट्स और भी दिए हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही यूटिलिटी के बारे में बात की है। ठीक है, द रिग्रेशन एनालिसिस एज ए स्टैटिस्टिकल टूल हैज नंबर ऑफ यूजेस और यूटिलिटी फॉर विच इट इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड रिलेटिंग टू ऑलमोस्ट ऑल द
natural, physical and social science. Regression analysis primarily used for two conceptual distinct purpose. Normally दो जगहों में यूज होता है, मैं वो दोनों के बारे में तुम्हें बताऊंगा. फर्स्ट, रिग्रेशन एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन फॉर प्रेडिक्शन. पहला काम तो है प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, आने वाले में क्या होने वाला है. अगर सेल्स 400 करोड़ होगा तो प्रॉफिट कितना करोड़ होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है रिग्रेशन का. हम रिग्रेशन को यूज करते हैं फोरकास्ट करने के लिए कि अगर ये हुआ तो क्या होगा. हम सिचुएशंस लेते हैं, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा. हम बिजनेस में बहुत बार करते हैं कि अगर हम प्राइस इंक्रीज कर दें तो सेल्स क्या होगा, हम एम्प्लॉयज को निकाल दें तो प्रोडक्शन कितना होगा, हम नया फैक्ट्री सेटअप करें तो हमारा सेल्स कितना होगा, इतना सेल्स होगा तो प्रॉफिट कितना होगा. ये है रिग्रेशन. ठीक है, हम यहां पर क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस को लेकर प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग करते हैं, where it used as substantial overlap with the field of machine learning. दूसरा यूज, सेकेंड, इन सम situation, regression analysis can be used to infer causal relationship between independent and dependent variable. हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं. कौन सा फैक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन फैक्टर्स को कंसिडर करके हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं. देखो, सेल्स हमारे बस का बात नहीं है. सेल्स कितना होगा हम ट्राई कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट करके, ये वो करके, लेकिन सेल्स कितना होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन सेल्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, प्रॉफिट कितना होगा, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. सेल्स जितना होगा उसी के बेसिस पर हमारा प्रॉफिट डिटरमिन होगा. ठीक है, हाँ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉस्ट कितना होगा, ये वो, लेकिन सेल्स के बेसिस पर प्रॉफिट कितना होगा. सेल्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड प्रॉफिट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर है बात. ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे. ये तो हो गया यूटिलिटीज. कुछ लिमिटेशंस भी हैं रिग्रेशन के. ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है, बेसिकली 3-4 लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे. छोटा छोटा 4 लिमिटेशंस है. इट इज अज्यूम्ड दैट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल रिमेन अनचेंज्ड. हम मान लेते हैं कि जो रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में वो अनचेंज्ड रहेगा. लेकिन क्या जरूरी है अनचेंज रहेगा? 300 करोड़ के सेल्स पर अगर 8 करोड़ का प्रॉफिट होता है तो 400 करोड़ के सेल्स पर 11 करोड़ का प्रॉफिट होगा. क्या ये गारंटी है होगा बोलकर? हम मान लिए ना जो रिलेशनशिप चल रहा था वही चलेगा. क्या जरूरी है वही चलेगा? क्या ये बदल नहीं सकता है? बदल तो सकता है ना. तो वही बात है. तो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल रिमेन अनचेंज्ड. दिस अजम्पशन मे नॉट ऑलवेज होल्ड गुड. नॉर्मली तो ये सही होता है, लेकिन कभी कभार ये अजम्पशन हमारा गलत हो जाता है. एंड हेंस एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल में on the basis of regression analysis may lead to erroneous or misleading results. Second, the functional relationship that is established between any two or more variable on the basis of some limited data may not hold good. कभी कभार हमारे पास लिमिटेड डेटा का प्रॉब्लम होता है, और जहां पर डेटा लिमिटेड होगा, जहां पर तुम्हारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पर तुम रिलेशनशिप जब एस्टैब्लिश करोगे वो हो सकता है कि वो प्रॉपर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ना हो पाए. May not hold good if more and more data are taken into a consideration. For example, in case of law of return, the law of diminishing return may come to play if too much of input are used with the view of increasing the volume of output. Clear है बात? ठीक है. Next, दो और छोटा छोटा लिमिटेशन. इट इन्वॉल्व्स वेरी लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. सर क्या लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड? मैं तुम्हें बता दिया ना, 100 करोड़ के सेल्स पर 2 करोड़ होगा, 200 के बेसिस पर 5 होगा, 300 में 8 होगा. तो बताओ मेरे प्यारो बच्चों, 400 करोड़ में कितना होगा? सब बोल दिए सर 11 होगा. ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं. ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर जाएंगे तब तुम्हारा दिमाग खुलेगा और करोगे. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसेस को फॉलो करता है. फोर्थ, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ क्वालिटेटिव फिनोमेना. सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा के बेसिस पर ये यूज हो सकता है. क्वालिटेटिव फिनोमेना जैसे कि ऑनेस्टी, ब्यूटी, क्राइम, ये इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों में हम रिग्रेशन को यूज नहीं कर सकते. ओनली क्वांटिटेटिव नंबर्स के केस में हम यूज कर सकते हैं. क्वालिटेटिव डेटा में हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज नहीं कर सकते. मेरे हिसाब से यहां तक सबको क्लियर है. बाकी के रिग्रेशन के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.